नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात आप सभी से कहना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ YouTube पे 1 घंटे से अधिक का एपिसोड अपलोड नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप अवतार और विधर्मी देव द रूलर की रोज़ाना 2.5 से 3 घंटे की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्रीमियम ले सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको रोज़ाना नियमित रूप से 2.5 से 3 घंटे का पूरा एपिसोड सुनने को मिलेगा। और यदि आप अभी प्रीमियम लेते हैं तो आपको इस एपिसोड के आगे के कम से कम 10 एपिसोड हर एक 2.5 घंटे से अधिक लंबा तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, अवतार प्रीमियम से इस समय 300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और विधर्मी देव प्रीमियम में 100 से अधिक सदस्य पहले से मौजूद हैं। अगर आप भी प्रीमियम लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ मेरी आईडी दी हुई है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज डीएम कर सकते हैं। प्रीमियम शुल्क 200 रुपीज़ प्रति माह एक कहानी के लिए, 300 रुपीज़ प्रति माह दोनों कहानियों के लिए। यदि आप इच्छुक हैं तो बिना देर के टेलीग्राम पर मुझे संदेश भेजें। अब दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त एपिसोड। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। जीवित रहने की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर उसने पागलपन में दहाड़ मारी। अगर मैं नीचे गया तो मैं इस पूरे आसमान को अपने साथ ले जाऊंगा। उसने अपनी सारी अगाध ऊर्जा, अपनी आत्मा की शक्ति और अपने जीवन के सार लाइफ एसेंस को जला दिया। पतित आकाश। उसने अपना सबसे शक्तिशाली वर्जित आक्रमण शुरू किया। पल भर में बाहर का आकाश, जो पहले से ही काला था, अब और भी गहरा और भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे आकाश का एक टुकड़ा टूट कर गिर रहा हो। एक विशाल, सैकड़ों मील चौड़ा अंधेरे का हाथ ऊपर से नीचे गिरने लगा। ये हाथ जंगल, बाधा और बाहर स्थित दिव्य नगर सब कुछ को एक साथ कुचलने और निगलने के लिए आ रहा था। बाहर प्रधानाचार्य राजेश्वर का चेहरा सफेद पड़ गया। वे देख सकते थे कि ये ड्रैगन का आखिरी दांव है। अगर ये हमला सफल हुआ तो न केवल बाधा टूटेगी, बल्कि पीछे स्थित पूरा शहर और उसमें मौजूद लाखों लोग मारे जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजेश्वर ने अपनी वृद्धावस्था की कमजोरी को भुला दिया। उन्होंने अपनी जीभ काटी और मूल रक्त एसेंस ब्लड का एक फव्वारा थूका। आकाश भस्मीकरण। वूम। राजेश्वर के शरीर से लाल रंग की लपटें निकलीं। ये सामान्य आग नहीं थी, ये उनकी जीवन शक्ति से जल रही सम्राट की आग थी। ये आग तेजी से फैली और एक विशाल ज्वाला के सागर में बदल गई। इसने पूरे दिव्य शहर को एक छत की तरह ढक लिया। अगले ही पल ये ज्वाला का सागर धीरे धीरे ऊपर उठा और सीधे उस गिरते हुए अंधेरे आकाश, काले हाथ के सामने आ गया। गड़गड़ाहट, टकराव, चमकीली लाल आग और गहरा काला अंधेरा भयंकर रूप से टकराए। आवाज नहीं हुई, क्योंकि ऊर्जा इतनी सघन थी कि उसने ध्वनि को भी सोख लिया। लेकिन प्रभाव विनाशकारी था। कड़-कड़-कड़। दिव्य नगरी की सुरक्षा दीवारें, जो मीलों दूर थीं, तेजी से चमकने लगीं और कांपने लगीं। वे टूटने की कगार पर थीं। जमीन में दरारें पड़ गईं, इमारतों के शीशे टूट गए। आम नागरिक जो नीचे देख रहे थे, डर के मारे सड़कों पर गिर गए। ये दृश्य प्रलय का था। ऊपर आग और अंधेरे का युद्ध चल रहा था, और अगर आग हारी तो वे सब मारे जाएंगे। तुम सब मरोगे मेरे साथ। पतित ड्रैगन, जो अभी भी बाधा के अंदर फंसा हुआ था और तूफान से भाग रहा था, उन्मादपूर्वक दहाड़ा। उसका पतित आकाश अचानक और भी भारी और भयंकर हो गया। उसने अपनी बची खुची जान भी इसमें झोंक दी। अंधेरे ने गति पकड़ी और ज्वाला के सागर को थोड़ा थोड़ा करके नीचे शहर की ओर ढकेलना शुरू किया। प्रधानाध्यापक राजेश्वर के घुटने हवा में ही मुड़ गए। उन्हें इतना पसीना आ रहा था कि उनके कपड़े भीग चुके थे। उनका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उनके मुंह के कोने से, नाक से और कानों से खून की बूंदें धीरे धीरे रिस रही थी। उनकी धुंधली आंखें अब पूरी तरह लाल हो गई थीं। वे अपनी सीमा पर थे। मैं इसे गिरने नहीं दे सकता। उन्होंने जोर से चीख मारी, अपनी आत्मा को जलाते हुए। आग का सागर फिर से भड़का, लेकिन अंधेरा बहुत भारी था। तभी बिंगलिन, जो नीचे खड़ी ये सब देख रही थी, ने स्थिति को भांप लिया। वो जानती थी कि राजेश्वर अकेले इसे नहीं रोक पाएंगे। उसने अपनी शिष्याओं सौम्या और मानसी की ओर देखा। यहां की रक्षा करो, किसी को मरने मत देना। शू। अगले ही पल एक सफेद छाया आकाश की ओर उड़ी। बिंगलिन सीधे उस युद्ध के मैदान में घुस गई जहां दो सम्राट लड़ रहे थे। फ्रोजन मून, अनंत ग्लेशियर। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। एक भयावह, हड्डी गलाने वाली ठंडी आभा उसके शरीर से निकली।
उस काले और लाल रंग के युद्ध के बीच अचानक एक बर्फीली ठंडी नीले रंग की ऊर्जा प्रकट हुई। ये ऊर्जा राजेश्वर की आग से नहीं लड़ी, बल्कि उसने आग को सहारा दिया। उसने उस गिरते हुए अंधेरे को नीचे से जमाना शुरू कर दिया। बिंगलिन की शक्ति ने संतुलन बदल दिया। नीली और लाल ऊर्जा ने मिलकर उस गिरे हुए आकाश को धीरे धीरे पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। नहीं, नहीं! अंदर पतित ड्रैगन की आंखों में हताशा छा गई। उसका हमला रुक गया था। वो अब और शक्ति नहीं लगा सकता था। और उसके पीछे वो स्थानिक तूफान, जो अब एक विशाल मुंह जैसा दिख रहा था, धीरे धीरे उसकी विशाल पूंछ की ओर बढ़ रहा था। मौत ने उसकी एड़ी पकड़ ली थी। गर्जन! एक हताशा भरी दहाड़ ने आसमान को चीर दिया। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि एक गिरते हुए देवता का विलाप था। पतित ड्रैगन ने अपनी हार को सामने देख अपनी सारी बची खुची अगाध ऊर्जा को एक ही बार में बाहर निकाल दिया। उसके शरीर से निकले अंधेरे ने सूरज की रोशनी को निगल लिया। उसका सबसे भयानक हमला, पतित आकाश, तेजी से फैल गया। उस अंधेरे ने बिंगलिन की नीली बर्फ की ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया और प्रधानाचार्य राजेश्वर के आग के सागर को एक भारी वजन की तरह नीचे और नीचे ढकेलना शुरू कर दिया। ये जानवर, ये अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा। ये दृश्य देखकर बिंगलिन की सुंदर तलवार जैसी भौएं अनायास ही सिकुड़ गईं। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि बीते युग में ये ड्रैगन वास्तव में इस दुनिया का सर्वोच्च शासक रहा होगा। आज जब वो अपनी पूरी ताकत में नहीं है, तब भी वो बिंगलिन और प्रधानाचार्य राजेश्वर मिलकर भी उसे पूरी तरह से दबा नहीं पा रहे थे। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अपनी चरम शक्ति पर ये राक्षस कितना भयानक रहा होगा। लेकिन आज तुम यहां से नहीं जा रहे। बिंगलिन की आंखों में एक ऐसी चमक आई जो तारों से भी ठंडी थी। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। उसके हाथ में बर्फ की क्रिस्टल से बनी एक अद्वितीय दिव्य तलवार प्रकट हुई। ये तलवार धातु की नहीं, बल्कि जमी हुई चांदनी की बनी लग रही थी। उसने तलवार की नोक को सीधे उस गिरते हुए अंधेरे आकाश की ओर तान दिया। जमता हुआ चांद, शून्य की मोहर! बिंगलिन जोर से चिल्लाई। शूं! अगले ही क्षण उस घने अंधेरे आकाश के बीचों बीच एक चमकदार नीला चंद्रमा प्रकट हो गया। ये असली चांद नहीं था, बल्कि चंद्र महल की सर्वोच्च कला का रूप था। उस नीले चांद से एक ऐसी बर्फीली आभा निकली जिसने समय को भी जमा दिया। कड़ाके की ठंड का एक झोंका पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गया। हवा में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नहीं, बल्कि पाले की एक महीन परत गिरने लगी। ये ठंड शरीर को नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को जमा रही थी। क्षण भर में वो भयानक पतित आकाश, जो शहर को कुचलने के लिए नीचे आ रहा था, हवा में ही थम गया। उस पर मोटी नीली बर्फ की परत चढ़ गई। वो अब एक हमला नहीं, बल्कि आकाश में लटकी हुई एक विशाल काली और नीली चादर बन गया था। ड्रैगन ने हिलने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो इंच भर भी आगे नहीं बढ़ सका। वो जम चुका था। और यही वो मौका था जिसका अंतरिक्षीय तूफान इंतजार कर रहा था। स्विश! एक दर्दनाक चीख गूंजी। नीचे से आ रहे उस विनाशकारी तूफान ने आखिरकार ड्रैगन की विशाल पूंछ को पकड़ लिया। ये हवा का झोंका नहीं था, ये अस्तित्व को मिटाने वाली आरी थी। खच खच खच! तेजी से घूमते हुए अंतरिक्ष के टुकड़ों ने ड्रैगन की पूंछ को ऐसे काट दिया जैसे कोई कसाई मांस काट रहा हो। उसके काले शल्क, जो दुनिया की किसी भी धातु से कठोर थे, कागज की तरह फट गए। खून बहने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि खून भी उस शून्य में गायब हो गया। ओह ओह! पतित ड्रैगन दर्द से कराह उठा। ऐसा दर्द उसने सदियों में महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत अदृश्य धारदार चाकू उसकी आत्मा को छलनी कर रहे हों। उसकी इच्छा शक्ति, जो पहाड़ों से भी मजबूत थी, इस यातना के सामने टूटने लगी। लेकिन प्रहार अभी खत्म नहीं हुए थे। प्रधानाचार्य राजेश्वर, जो अब तक रक्षात्मक थे, उन्होंने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। अभी राजेश्वर की आंखों में आग धधक उठी। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में उड़ी। उन्होंने अपनी बची हुई सारी सम्राट ऊर्जा को अपनी हथेलियों में समेटा। सूर्य भेदी भाले! बूम बूम बूम! उनकी अपार ऊर्जा फूट पड़ी और अनगिनत सैकड़ों फीट लंबे अग्नि भाले में परिवर्तित हो गई। ये भाले किसी उल्का पिंड की बारिश की तरह सीधे जमे हुए ड्रैगन पर बरस पड़े। बैंग बैंग बैंग! हर एक भाला जब ड्रैगन के शरीर से टकराता तो एक विस्फोट होता। आग और बर्फ का मिलन विनाशकारी था। धमाकों की ताकत ने ड्रैगन को और नीचे उस अंतरिक्षीय तूफान के मुंह में धकेल दिया। नहीं नहीं! ड्रैगन ने संघर्ष किया, लेकिन वो एक दलदल में फंस चुका था।
उसके नीचे अंतरिक्ष लगातार बेतहाशा टूट रहा था, मुड़ रहा था और कट रहा था। उसका निचला शरीर अब मांस और हड्डियों का ढेर नहीं रहा था, वो गायब हो चुका था। उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं, उसे महसूस हो रहा था कि दुनिया उसे खारिज कर रही है। पतित ड्रैगन की विशाल आंखें खून से लाल हो गईं। उसने ऊपर देखा, जहां राजेश्वर और बिंगलिन उसे मौत की खाई में धकेल रहे थे। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, अब वहां केवल पागलपन था, एक राजा का पागलपन जो अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मैं मरूंगा, ड्रैगन की आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें ज्वालामुखी जैसा गुस्सा था। मैं तुम सबको, इस पूरे शहर को अपने साथ नर्क ले चलूंगा। वोम। उसके शरीर के भीतर से, उसके गहन केंद्र से एक भयानक काली रोशनी निकली। ये रोशनी बाहर नहीं बल्कि अंदर की ओर सिकुड़ रही थी। आसपास का तापमान, जो बिंगलिन की वजह से जमा हुआ था, अचानक तेजी से बढ़ने लगा। एक ऐसा दबाव पैदा हुआ जिससे मीलों दूर खड़े लोगों का दिल बैठ गया। ये आत्मविनाश का संकेत था, एक सम्राट स्तर के जानवर का आत्मविनाश। प्रधानाध्यापक राजेश्वर, बिंगलिन और शहर के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के चेहरों से रंग उड़ गया। ये पागल, राजेश्वर चिल्लाए, ये खुद को उड़ाने वाला है। अगर ये यहां फटा तो दिव्य नगर का नामो निशान मिट जाएगा। समय नहीं था, तुम सब ऊपर आओ, अभी। राजेश्वर ने भैरव, पंघा योए, आचार्य लक्ष्य, लिन ताइक्सू और अकेडमी के अन्य सभी छिपे हुए विशेषज्ञों पर चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज में ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। जल्दी करो, घेरा बनाओ। इस बीच बिंगलिन ने अपनी शिष्याओं सौम्या और मानसी को भी मानसिक संदेश भेजा। रक्षात्मक मुद्रा, अपनी पूरी ताकत झोंक दो। भैरव पंघा योए का चेहरा पीला पड़ गया। वो कायर था, लेकिन वो जानता था कि अगर विस्फोट हुआ तो वो भी नहीं बचेगा। उसने दांत पीस लिए, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला। वो अपनी ताकत बचाने के लिए पीछे ही खड़ा रहा, ये नाटक करते हुए कि वो जमीन की रक्षा कर रहा है। लेकिन बाकी सभी, आचार्य लक्ष्य, सांसमान और अन्य कबीलों के बुजुर्ग, बिना किसी झिझक के आसमान में उड़ गए। वे एक मानव दीवार बनकर ड्रैगन के चारों ओर फैल गए। मर जाओ! पतित ड्रैगन ने अपनी आखिरी सांस के साथ दुर्भावना से चिल्लाया। उसका शरीर एक गुब्बारे की तरह भूला और फिर कबूम! एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि उसने ध्वनि को ही मार दिया था। सफेद और काली रोशनी का एक ऐसा गोला बना जिसने सूरज को भी फीका कर दिया। इस विस्फोट ने आसपास की हर चीज को झट से मिटा दिया। राजेश्वर की सुनहरी दीवार, बिंगलिन का जमता हुआ चांद और राजेश्वर की अग्नि, सब कुछ पलक झपकते ही शून्य में तब्दील हो गया। धड़ाम! टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन सभी विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई मजबूत रक्षा पंक्ति, डिफेंस लाइन, एक सूखे पत्ते की तरह कांप उठी। रोको इसे! आचार्य लक्ष्य चिल्लाए। उनके मुंह से खून बह रहा था। सभी विशेषज्ञ दांत पीसते हुए, अपनी नसों को फाड़ते हुए, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस विस्फोट को शहर तक पहुंचने से रोक रहे थे। ऊर्जा की लहरें उनसे टकरा रही थीं, उन्हें जला रही थीं, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। भूकंप के बाद के झटके पूरे 5 मिनट तक जारी रहे। आकाश चलता रहा, धरती कांपती रही, और फिर धीरे धीरे शांति छा गई। धुआं छटा। वहां अब कोई जंगल नहीं था। पाताल नाग वन का अस्तित्व मिट चुका था। वहां केवल एक विशाल, गहरा और काला गड्ढा था जो पाताल तक जाता प्रतीत होता था। लेकिन दिव्यनगर, वो खड़ा था, सुरक्षित। नागरिकों और छात्रों ने अपनी आंखें खोली। जब उन्होंने देखा कि वे जिंदा हैं तो वे हो पड़े। राहत की लहर दौड़ गई। दिव्यनगर का मुख्य चौक कुछ क्षण बाद। धूल और राख अभी भी हवा में तैर रही थी। चौक के एक कोने में हवा में हल्का सा कंपन हुआ। एक सफेद रोशनी चमकी और एक आकृति लड़खड़ाते हुए बाहर गिरी। धप! ध्रुव यानी युन लिनतेन घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़े चीथड़े हो चुके थे। उसका शरीर खून और कालिक से सना था, लेकिन वो जिंदा था। राजेश्वर के आपातकालीन निकास ने उसे बिल्कुल आखिरी सेकंड में बाहर खींच लिया था। ध्रुव हाँप रहा था, उसका सिर चकरा रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी छाती को छुआ। उसकी पसलियां दुख रही थीं। ये ध्रुव ने अपनी धुंधली आंखों से आसमान की ओर देखा, जहां अभी भी ऊर्जा की लहरें शेष थीं। तो ये है एक सम्राट की असली शक्ति। अगर मैं वहां 1 सेकंड और रुकता तो मेरी राख भी नहीं मिलती। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ताकत, मुझे और ताकत चाहिए। मेरे पिछले जीवन की तुलना में मैं अभी बहुत कमजोर हूं।
उसने सबसे पहले भीड़ में सोमा यानी युनलिंगवे को ढूंढा। जब उसने उसे सुरक्षित देखा तो उसके दिल को सुकून मिला। बड़े भाई ध्रुव, एक प्यारी रोती हुई आवाज आई। लाली, जो अब तक डर के मारे जड़ हो गई थी, झट से ध्रुव की ओर दौड़ी। उसके गालों पर आंसू सूख चुके थे। वो बिना किसी परवाह के ध्रुव के खून से सने शरीर से लिपट गई। आप जिंदा हैं, मुझे लगा आप। लाली सिसक रही थी। ध्रुव का दिल पिघल गया। उसने अपने दर्द को भुलाकर एक हल्की मुस्कान दी और अपना हाथ उठाकर लाली के सर को सहलाया। अरे पगली, ध्रुव ने कोमलता से कहा, मैं ध्रुव हूं। यमराज भी मुझे ले जाने से पहले 100 बार सोचता है। मैं वापस आ गया हूं। लेकिन ये भावुक पल ज्यादा देर नहीं चला। अचानक ध्रुव की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसके पाखंडी देवता की वृत्ति ने तुरंत खतरे को भांप लिया। एक जानलेवा नजर, ठंडी, तीखी और बहुत पास। ध्रुव का शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसने धीरे से लाली को अपने पीछे किया और उस दिशा में मुड़ा जहां से वो नजर आ रही थी। वहां भीड़ से थोड़ा अलग भैरव यानी पेंग हाउ ये खड़ा था। भैरव के चेहरे पर कोई राहत नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसा गुस्सा और नफरत थी मानो वो ध्रुव को कच्चा चबा जाना चाहता हो। ध्रुव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये अधेड़ उम्र का अंकल कौन है? मैंने इसकी भैंस तो नहीं चुराई है ना? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? वो अभी असमंजस में था, लेकिन लाली समझ गई थी। उसकी मासूमियत गायब हो गई और उसकी जगह एक छोटे जानवर के गुस्से ने ले ली। वो ध्रुव के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और भैरव पर गुर्राई। बड़े भाई ध्रुव, सावधान! यही भैरव पेंग हाउ ये है जिसने इतने समय से सोमा दीदी को प्रवेश द्वार तक पहुंचने से रोका हुआ था। ये चाहता था कि आप सब अंदर ही मर जाएं। ओह! ध्रुव की आंखों में समझ की चमक आ गई। तो ये वो उपप्रधानाचार्य है जिसके बारे में मैंने सुना था। ध्रुव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका शरीर घायल था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी लोहे की तरह सीधी थी। उसने भैरव की आंखों में सीधे देखा। उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसके होठों पर एक ढीठ व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने चारों ओर नजर घुमाई। बिंगलिन, राजेश्वर और सांसमान यानी होंगवुइया, सभी शक्तिशाली लोग अभी आकाश में थे, विस्फोट के बाद की स्थिति को संभाल रहे थे। वे अभी यहां नहीं थे। ध्रुव ने मन ही मन सोचा, तो अब मुझे अपनी रक्षा खुद करनी होगी। एक घायल शेर और एक चालाक लोमड़ी का मुकाबला, दिलचस्प। भैरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान किसी भी गाली से ज्यादा अपमानजनक थी। तुम ध्रुव हो, है ना? भैरव की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छिपा गुस्सा स्पष्ट था। बहुत बढ़िया, सच में शानदार। तुमने तो कमाल कर दिया लड़के, उसने ताली बजाते हुए कहा। तुमने अकेले ही मेरी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। एक मामूली सा कीड़ा और इतनी बड़ी मुसीबत। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी तारीफ करूं या। भैरव की आंखों में लाल चमक आ गई। उसने अपने सम्राट स्तर की औरा का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ा, जो सीधे ध्रुव को कुचलने के लिए काफी था। या तो मैं यहीं मसल दूं। ध्रुव के कंधों पर अचानक एक पहाड़ जैसा वजन आ गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन चटकने लगी, लेकिन ध्रुव झुका नहीं। उसने अपने दांत भींचे और उस दबाव का सामना किया। उसके दिमाग में उसकी भारी तलवार, हैवी सोर्ड की छवि बन गई। शुक्रिया तारीफ के लिए अंकल, ध्रुव ने खून थूकते हुए हंसते हुए कहा। लेकिन अगर आप मुझे मसलना चाहते हैं तो आपको थोड़ी और ताकत लगानी होगी, क्योंकि मैं वो अखरोट हूं जो आसानी से नहीं टूटता। हवा में अभी भी खून और जले हुए मांस की गंध तैर रही थी। ध्रुव का शरीर अपनी सीमा पर था। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं और उसकी गहन नसें, प्रोफाउंड वेन्स, अत्यधिक ऊर्जा के प्रयोग के कारण सूख चुकी थीं। हर एक सांस लेना ऐसा था जैसे फेफड़ों में कांच के टुकड़े भरे हों। लेकिन उसकी सुनहरी आंखें सतर्क थीं। उसके सामने खड़ा भैरव यानी पेंग हाउये मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो किसी सांप के फन फैलाने जैसी थी। जी हां, मैं ही हूं, भैरव ने बहुत ही मासूमियत से कहा, मानो वो किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं सीनियर? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? ध्रुव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये बूढ़ा लोमड़ी अब नाटक कर रहा है। ध्रुव ने भी खेल खेलने का फैसला किया। उसने एक उलझन भरा चेहरा बनाया, अपनी आवाज को कमजोर और थका हुआ दिखाते हुए। मैं तो बस एक घायल छात्र हूं उप प्रधानाचार्य जी। मुझे लगा कि शायद आप भैरव हंसा। उसकी हंसी ठंडी थी
और उसी हंसी के बीच बिना किसी चेतावनी के उसकी आस्तीन हिली। सन। एक सुई जैसी बारीक लेकिन अत्यधिक केंद्रित गहन प्रकाश की किरण बिजली की गति से ध्रुव के गले की ओर लपकी। यह हमला इतना अचानक और गुप्त था कि वहां मौजूद अन्य सम्राट स्तर के विशेषज्ञों जैसे सांसमान हांग वुया को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। यह कायरतापूर्ण लेकिन घातक वार था। लेकिन ध्रुव, वो यूंचे का पुनर्जन्म था। उसने अपने पिछले जीवन में अनगिनत विश्वासघात देखे थे। जिस पल भैरव की आंखों में एक सूक्ष्म चमक आई थी, ध्रुव की मांसपेशियों ने पहले ही प्रतिक्रिया कर दी थी। छाया कदम, तारों का भग्न नृत्य। ध्रुव ने अपने दांत भींचे। दर्द की एक भयानक लहर उसके शरीर में दौड़ी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। शूं, उसकी आकृति धुंधली हो गई। वो अपनी जगह से गायब नहीं हुआ, बल्कि उसने स्थान को धोखा दिया। एक पल के लिए वहां दो ध्रुव दिखाई दिए, एक असली और एक छाया। टकराना। वो घातक प्रकाश किरण ध्रुव की छाया के गले से आर पार निकल गई और पीछे जमीन पर जा टकराई। धड़ाम। चौक के पत्थर चकनाचूर हो गए। धूल का एक छोटा गुबार उठा। एक गहरा गड्ढा बन गया जिससे धुआं निकल रहा था। अगर वो किरण ध्रुव को लगी होती तो उसका सिर धड़ से अलग हो चुका होता। ध्रुव अपनी पुरानी जगह से 10 कदम दूर लाली यानी लिनलिन को अपनी बाहों में लिए फिर से प्रकट हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से ताज़ा खून बह निकला। जबरदस्ती छाया कदम का उपयोग करने से उसकी अंदरूनी चोटें और बढ़ गई थीं। क्या? भैरव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे पूरा यकीन था कि ये चोट ध्रुव को खत्म कर देगी। एक ओरिजिन प्रोफाउंड स्तर का कीड़ा जो पहले से ही मरने की हालत में है, उसके स्काई प्रोफाउंड स्तर के गुप्त हमले से कैसे बच सकता है? ये लड़का ये सामान्य नहीं है। चौक में मौजूद अन्य लोग जो अब तक राहत की सांस ले रहे थे, इस अचानक हुए धमाके से फिर सतर्क हो गए। वे भ्रम में इधर उधर देखने लगे। ये क्या था? क्या कोई हमला हुआ? भैरव का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने देखा कि प्रधानाचार्य राजेश्वर आकाश से नीचे उतर रहे हैं और उनकी नजरें सीधे उस पर टिकी हैं। भैरव ने तुरंत अपनी हत्या की मंशा छिपा ली। उसने एक निराश चेहरा बनाया, मानो उसका हाथ गलती से फिसल गया हो। लेकिन ध्रुव की आंखों में जो ठंडक थी वो किसी ग्लेशियर से भी गहरी थी। तुम्हारा भाग्य काफी अच्छा है लड़के। भैरव की आवाज एक जहरीले सांप की तरह ध्रुव के दिमाग में रेंगती हुई आई, एक मानसिक ध्वनि संदेश। लेकिन याद रखना, भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। आज तुम बच गए, लेकिन जहर घाटी की नजर तुम पर है। ध्रुव ने खून थूका और भैरव को घूर कर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक वादा था। चिंता मत कर बूढ़े कुत्ते, अपनी गर्दन धोकर रखना। जिस दिन मेरी ताकत बहाल होगी, सबसे पहले तेरी गर्दन ही मेरी भारी तलवार का स्वाद चखेगी। तभी भीड़ से एक युवक बाहर निकला, तेजस, तियान जी युई। उसका चेहरा गंभीर था। उसने भैरव पर एक तीखी नजर डाली, एक ऐसी नजर जो एक जूनियर को अपने सीनियर को नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसमें अवमानना साफ थी। वो जानता था कि अभी क्या हुआ था। वो सीधा ध्रुव के पास गया और सम्मानपूर्वक लगभग झुकते हुए बोला, भाई ध्रुव। तेजस ने खुद को ध्रुव और भैरव के बीच खड़ा कर लिया, एक मानव ढाल की तरह। क्या आप ठीक हैं? वो हमला? मैं ठीक हूं, ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। हटो, एक चिंतित आवाज आई। सोमा भीड़ को चीरती हुई आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। ध्रुव। सोमा ने उसके पास घुटने निके दिए। उसने उसकी कलाई की नब्ज पकड़ी और अपनी गहन ऊर्जा उसके शरीर में भेजी। जब उसने ध्रुव के शरीर की अंदरूनी हालत देखी, टूटी हुई हड्डियां, फटी हुई नसें और लगभग खाली हो चुका गहन केंद्र, तो उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? सोमा की आवाज कांप रही थी। तुम्हें पता है कि मूल रक्त जलाने का क्या परिणाम होता है? उसने बिना एक पल गवाए अपनी अंगूठी से एक अद्वितीय उपचार गोली निकाली। ये गोली इतनी कीमती थी कि इसके लिए बाहरी दुनिया में युद्ध छिड़ सकते थे। उसने उसे ध्रुव के मुंह में डाल दिया और अपनी ऊर्जा से उसे पिघलाने लगी। साथ ही उसकी आंखें एक शेरनी की तरह उठीं और भैरव को घूरने लगीं। अगर नजरें मार सकतीं तो भैरव के अब तक 1000 टुकड़े हो चुके होते। तभी एक भारी दबाव ऊपर से आया। प्रधानाचार्य राजेश्वर चौक के बीचों बीच उतरे। उनके सफेद वस्त्र अब थोड़े मैले हो गए थे, लेकिन उनकी आभा अभी भी एक पर्वत की तरह अटल थी।
उनके आते ही शोर थम गया। राजेश्वर ने सबसे पहले भैरव को देखा। उनकी आंखों में कोई शब्द नहीं था, लेकिन संदेश स्पष्ट था। अगर तुमने एक और हरकत की तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। भैरव ने एक पल के लिए फायदे और नुकसान पर विचार किया। पतित ड्रैगन मर चुका था, उसकी योजना विफल हो चुकी थी, और अब राजेश्वर सतर्क थे। उसने समझदारी इसी में समझी कि वो अपनी पूंछ दबाकर पीछे हट जाए। राजेश्वर भीड़ की ओर मुड़े, उनके चेहरे पर एक दुखद और गंभीर भाव था। कृपया शांत हो जाइए। राजेश्वर की आवाज में एक जादुई प्रभाव था जिसने लोगों के दिलों की धड़कनें धीमी कर दी। आज जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, एक पुरानी आपदा जो हमारे नियंत्रण से बाहर थी। राजेश्वर ने झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरा सच भी नहीं बताया। मैं इस अकादमी का प्रधानाचार्य होने के नाते आप सभी के नुकसान के लिए क्षमा चाहता हूं। जो लोग मारे गए उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। भीड़ में सिसकियों की आवाजें आने लगीं। लेकिन राजेश्वर ने अपनी आवाज ऊंची की, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। अकादमी हर पीड़ित परिवार को सर्वोत्तम मुआवजा देगी। और उन्होंने एक पल के लिए रुककर बचे हुए छात्रों को देखा, जिनमें ध्रुव, जीशान, त्वरित और अन्य शामिल थे। मैं घोषणा करता हूं कि इस चौक पर उपस्थित सभी प्रतिभागी जो इस नर्क से जीवित बच निकले हैं, उन्हें बिना किसी शर्त के शाही अकादमी, रॉयल अकादमी में भर्ती किया जाएगा। सन्नाटा और फिर कानाफूसी। इतना ही नहीं, राजेश्वर ने आगे कहा, आप सभी को सीधे आंतरिक कक्ष छात्र का दर्जा दिया जाएगा। आपको अकादमी के सर्वोत्तम संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। भीड़ का मूड, जो अभी तक गुस्से और शोक में था, अचानक बदल गया। आंतरिक कक्ष छात्र, ये नॉर्थ कॉन्टिनेंट के हर युवा का सपना था। ये केवल एक दर्जा नहीं था, ये शक्ति और प्रतिष्ठा का सीधा टिकट था। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया था वो अभी भी रो रहे थे, लेकिन जो बचे थे उनके चेहरों पर खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने जो नर्क देखा था उसका फल उन्हें मिल गया था। भैरव जो एक कोने में खड़ा था, उसने ये सब देखा और मन ही मन थूका, ये बेवकूफ लोग। एक हड्डी फेंकी और सब पूंछ हिलाने लगे। इन्हें कम से कम टियान से कुछ और मांगना चाहिए था ताकि मैं उसे नीचा दिखा सकूं। वो अभी कुछ साजिश रचने ही वाला था कि उसे फिर से राजेश्वर की चेतावनी भरी नजर महसूस हुई। भैरव ने दांत भींचे। बुढ़ा सठिया गया है, लेकिन अभी भी खतरनाक है। मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि वो और बिंगलिन क्या खिचड़ी पका रहे हैं, और वो जहर घाटी का दूध, मुझे उसे भी चुप कराना है। उसने एक आखिरी बार ध्रुव को देखा, फिर अपनी आस्तीन झटकी और चुपचाप वहां से खिसक गया। कुछ देर बाद भीड़ छट गई। वरिष्ठ अधिकारी छात्रों को उनके नए आवासों में ले गए। मुआवजा कल बटेगा। चौक खाली हो गया। वहां केवल ध्रुव का समूह, राजेश्वर और सांसमान होंगवुइया बचे थे। प्रधानाचार्य राजेश्वर धीरे धीरे चलते हुए ध्रुव के पास आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कृतज्ञता, जिज्ञासा और थोड़ा सा अपराध बोध। युवक, राजेश्वर ने झुककर कहा, जो उनकी स्थिति के व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तुमने आज जो किया उसके लिए धन्यवाद। अगर तुम उस स्थानिक पतन को सक्रिय नहीं करते तो शायद हम उस राक्षस को नहीं रोक पाते। तुमने इस शहर को बचाया है। ध्रुव, जो अब सोमा के सहारे बैठा था, ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। क्या उसने सम्मान दिखाया? क्या उसने कहा, यह मेरा कर्तव्य था? नहीं, ध्रुव ने बस एक बार राजेश्वर को देखा और फिर अपना मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में तिरस्कार था। ध्रुव ने रूखेपन से कहा, अगर आप अपनी जिम्मेदारी सही से निभाते और उस जगह की सील को समय रहते चेक करते तो आज ये नौबत नहीं आती। आपके धन्यवाद से मरे हुए लोग वापस नहीं आएंगे। ध्रुव को अधिकारियों और बुजुर्गों से नफरत थी जो अपनी गलतियों को महानता के लबादे में छिपाते थे। ये सुनकर तेजस का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जानता था कि ध्रुव सही कह रहा है, लेकिन वो आदमी उसका परदादा था। वो कुछ बोल नहीं सका, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। राजेश्वर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई जूनियर उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा, लेकिन फिर उनके होठों पर एक हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। उन्होंने बुरा नहीं माना। तुम सही कहते हो, राजेश्वर ने स्वीकार किया। ये मेरी गलती थी। उन्होंने फिर अपनी नजरें सोमा यानी युन लिंगवेई पर घुमाई, जो अभी भी ध्रुव के घावों को साफ कर रही थीं। छोटी बच्ची, राजेश्वर ने विषय बदलते हुए एक नई चमक के साथ कहा, ऐसी प्रतिभा मैंने पिछले 300 वर्षों में नहीं देखी। तुम एक प्राकृतिक गठन मास्टर हो। राजेश्वर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक प्रस्ताव देते हुए, क्या तुम शाही एकेडमी में शामिल होने के लिए इच्छुक हो? अगर तुम हां कहो तो मैं तुम्हें फॉर्मेशन हॉल का प्रमुख बना सकता हूं।
मैं तुम्हें वो संसाधन दूंगा जो किसी साम्राज्य के पास भी नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा को एक सही मंच की जरूरत है। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे सुनकर किसी भी साधक का दिल बाहर आ जाए। अकेडमी का हॉल मास्टर बनना, ये सम्राट बनने जैसा था। सोमा रुकी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी सुंदर आंखों में एक आग थी। उसने राजेश्वर के बढ़ाए हुए हाथ को देखा और फिर उनकी आंखों में। धन्यवाद बुजुर्ग, सोमा ने सपाट आवाज में कहा। लेकिन नहीं। राजेश्वर की भौएं उठीं। क्यों? क्योंकि सोमा ने ध्रुव के माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। उसकी आवाज में लोहे जैसी दृढ़ता थी। मुझे ऐसे संस्थान में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसका मुखिया इतना लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो कि वो अपने छात्रों को मौत के मुंह में भेज दे। मुझे आपकी शक्ति नहीं, सुरक्षा चाहिए, और वो आप दे नहीं सके। उसने सीधे, बिना किसी डर के, उत्तरी महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मना कर दिया। राजेश्वर और आसपास खड़े कुछ हॉल मास्टर्स जो अभी अभी आए थे, पत्थर की मूर्ति बन गए। सन्नाटा छा गया। किसी ने आज तक प्रधानाचार्य तियान से ऐसे बात करने की जुर्रत नहीं की थी। तभी एक जोरदार गूंजती हुई हंसी ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। सासमान अपने पेट पर हाथ रखकर हंस रहे थे। उनकी दाढ़ी हिल रही थी। वाह, क्या बात है! सासमान ने अपनी जांघ ठोकी। वे सोमा को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। लड़की, सासमान ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारा ये गुस्सा बहुत पसंद आया। इस बुढ़े तियान के मुंह पर तमाचा मारने वाला कोई तो मिला। राजेश्वर ने एक गहरी सांस ली और सासमान को एक खट्टी नजर से देखा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे जानते थे कि आज का दिन उनकी हार का दिन है, न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि नैतिकता में भी। प्रिंसिपल राजेश्वर ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, जिससे सोमा की उलझन बढ़ना लाजमी था। सोमा ने एक फीकी मुस्कान के साथ ध्रुव की ओर देखा और बड़े ही शांत स्वर में पूछा, ध्रुव, क्या तुम्हारी इच्छा अगली परीक्षा में बैठने की है? अगर तुम थके हुए हो या नहीं चाहते तो मैं तुम्हें इससे छूट दे सकती हूं। फिर सोमा ने अपने पीछे खड़े विभिन्न भवनों के स्वामियों, हॉल मास्टर्स की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, यदि आप में से कोई इस तेजस्वी युवक को अपने भवन में स्थान देना चाहता है तो ये सही समय है अपनी इच्छा प्रकट करने का। मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूं। सबसे पहले पंक्ति ने अपनी आवाज बुलंद की। शुरुआत में जब पंक्ति ने समसमान से ध्रुव के उस भयानक और रौद्र रूप के बारे में सुना था तो उसे यकीन नहीं हुआ था। उसे लगा था कि समसमान शायद बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहा है, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने ध्रुव का कौशल देखने और पिछली घटनाओं की पूरी सच्चाई जानने के बाद उसके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं बचा था। वो जानती थी कि ध्रुव जैसा हीरा बार बार नहीं मिलता और उसे खोना मूर्खता होगी। मेरा नाम पंक्ति है, मैं प्रगाढ़ भवन की स्वामिनी हूं। तुम मुझे दीदी कहकर पुकार सकती हो। पंक्ति ने ध्रुव की ओर बड़ी ही कोमल और लुभावनी मुस्कान के साथ देखा। अगर तुम मेरे भवन में आने को तैयार हो तो मैं स्वयं तुम्हें अपनी शरण में लूंगी और तुम्हें वे तमाम दिव्य संसाधन और जड़ी बूटियां मिलेंगी जो किसी और को नसीब नहीं होती। दीदी? पंक्ति, क्या तुम्हें अपनी उम्र का थोड़ा भी लिहाज नहीं है? समसमान ने जोर से ठहाका लगाते हुए कटाक्ष किया। इस उम्र में तो तुम बड़े आराम से इसकी दादी लगोगी और तुम चाहती हो कि ये तुम्हें दीदी कहे? पंक्ति ने समसमान की बातों पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं थी, बस एक तिरस्कार भरी ठंडी नजर उस पर डाली और उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसका पूरा ध्यान ध्रुव पर टिका था। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसिपल राजेश्वर खुद आगे बढ़कर उसे इस तरह का विकल्प देंगे। वो समझ गया था कि राजेश्वर उसे लंबी और थकाऊ प्रतियोगिताओं से बचाना चाहते हैं। ध्रुव के लिए भी यही बेहतर था कि वो सीधे मुख्य धारा में शामिल हो जाए। ध्रुव ने कुछ पल आंखें मूंद कर विचार किया और फिर बड़े ही संयम के साथ उत्तर दिया, देवी पंक्ति, आपके इस स्नेहपूर्ण निमंत्रण के लिए मैं आपका आभारी हूं, किंतु मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा और विचार करना चाहता हूं। इससे पहले कि पंक्ति या कोई और गुरु कुछ कह पाते, ध्रुव ने विनम्रता से अपनी बात पूरी की। इस समय मेरा शरीर और मन थोड़े विश्राम की मांग कर रहे हैं। मेरी इस गुस्ताखी के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन यदि कोई गुरु वास्तव में मुझ में रुचि रखते हैं तो वे उचित समय पर अपना संदेशवाहक मेरे पास भेज सकते हैं। ध्रुव का स्पष्ट और ठोस जवाब सुनकर पंक्ति और अन्य हॉल मास्टर्स ने ज्यादा जोर नहीं दिया। वे जानते थे कि ऐसे असाधारण योद्धाओं को मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने ध्रुव को शुभकामनाएं दी और वहां से प्रस्थान कर गए। तभी प्रिंसिपल राजेश्वर ने अपने प्रपौत्र तियान जियुई की ओर देखते हुए आदेश दिया, जाओ, ध्रुव को आकाश प्रांगण ले चलो। इतना कहते ही राजेश्वर की आकृति हवा में धुंधली हुई और वे क्षण भर में वहां से ओझल हो गए। जियुई अपने परदादा की बात सुनकर सन्न रह गया।
आकाश प्रांगण इस पूरी अकादमी का सबसे पवित्र और गुप्त स्थान था। ये क्षेत्र पूरी तरह से राजेश्वर की निजी संपत्ति थी, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। यहां तक कि अकादमी के उप प्रधानाचार्यों को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। ध्रुव को वहां बुलाने का अर्थ साफ था। राजेश्वर की नज़र में ध्रुव का महत्व किसी साधारण शिष्य से कहीं बढ़कर था। जीवी ने अपनी हैरानी को दबाते हुए कहा, भाई ध्रुव, मैं आपको वहां का मार्ग दिखाऊंगा। ध्रुव ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन प्रस्थान करने से पहले उसकी नजर अचानक सांसमान के पीछे जमीन पर पड़े त्वरित और भीमा पर पड़ी। भीमा का चेहरा देखते ही ध्रुव को पुरानी घटना याद आ गई और उसका हृदय कचोट उठा। वह तुरंत भीमा की ओर भागा। भीमा की हालत देखने से पहले उसने सोमा से आग्रह किया कि वह त्वरित का उपचार शुरू करे, क्योंकि उसके शरीर पर लगे घाव जानलेवा लग रहे थे। भाई ध्रुव, मेरी छोटी बहन, कृपया भीमा को बचा लीजिए। त्वरित का पूरा शरीर रक्त से भीगा हुआ था। उसकी भुजाएं टूट चुकी थीं, फिर भी उसने उन बेजान हाथों से ध्रुव के वस्त्र पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में अपने से ज्यादा अपनी बहन के लिए दर्द था। ध्रुव ने दृढ़ता से उसका हाथ थामा और कहा, निश्चिंत रहो त्वरित, जब तक मैं यहाँ हूँ उसे कुछ नहीं होगा। तुम बस अपने घावों पर ध्यान दो। त्वरित को सोमा की देखरेख में छोड़कर ध्रुव ने भीमा की आंतरिक स्थिति को समझने के लिए अपनी रहस्यमयी ब्रह्मांडीय दृष्टि सक्रिय की। जैसे ही उसने भीमा के शरीर के भीतर झांका, उसका चेहरा क्रोध और दुख से काला पड़ गया। पॉइजन वैली के उन राक्षसों ने भीमा के साथ जो किया था वह अकल्पनीय था। वे मनुष्य के भीतर असीमित ऊर्जा भरने के लिए उसके मूल केंद्र कोर में जबरन बाहरी ऊर्जा ठूसते थे, लेकिन भीमा अभी बहुत छोटी थी। उसका मूल केंद्र पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। उन दरिंदों ने उसके हृदय में किसी खूंखार जंगली जीव का रक्त मिला दिया था, ताकि उसे आधा इंसान और आधा जानवर बनाया जा सके। इतना ही नहीं, भीमा की धमनियों में एक नहीं बल्कि कई अलग अलग प्रजातियों के जानवरों का जहरीला रक्त बह रहा था। ये कोई चिकित्सा नहीं बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाला क्रूर प्रयोग था। ध्रुव सोचकर भी सिहर गया कि उस नन्ही सी जान ने इस प्रक्रिया के दौरान कितनी असहनीय पीड़ा सही होगी। ध्रुव ने दांत पीसते हुए गहरी सांस ली और सांसमान की ओर मुड़ा। वरिष्ठ सांसमान, मुझे आपकी सहायता चाहिए। कृपया अपनी ऊर्जा से इसके रक्त प्रवाह को कुछ समय के लिए थाम ले। मेरी आंतरिक शक्ति अभी इसे अकेले संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो बहुत मामूली काम है। सांसमान ने लापरवाही से हाथ हिलाया। उसके हाथों से एक शीतल और नीली ऊर्जा निकली जो भीमा के रोम रोम में समा गई। देखते ही देखते भीमा के शरीर के भीतर मची हुई उथल पुथल शांत होने लगी और उसके अंगों का जानवरों में बदलना कुछ देर के लिए रुक गया। ध्रुव ने सांसमान के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपना सिर झुकाया। इन दोनों भाई बहनों की रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप न होते तो वह दुष्ट भावरेश ने जीवित नहीं छोड़ता। सांसमान ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराया। अरे छोड़ो भी, मैंने मेरे लिए जो किया है उसके सामने तो तिन के बराबर भी नहीं है। वैसे भी ये जीशान नाम का लड़का मेरा छात्र है। मैं अपने ही छात्र को किसी और के हाथों पिटते कैसे देख सकता था। सच कहूं तो मैं उस भावरेश के चेहरे पर बहुत पहले से एक जोरदार तमाचा जड़ना चाहता था, पर वो डरपोक कभी मेरे सामने आया ही नहीं। सांसमान की बेबाक बातों ने ध्रुव के गंभीर चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान ला दी। भाई ध्रुव, त्वरित ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या भीमा सच में ठीक हो जाएगी? ध्रुव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े विश्वास के साथ कहा, भरोसा रखो, मेरे पास एक ऐसी विधि है जिससे वह न केवल स्वस्थ होगी बल्कि अपनी पुरानी मासूमियत भी वापस पालेगी। त्वरित की आंखों से आंसू बहने निकले। वह ध्रुव के चरणों में गिरना चाहता था, पर ध्रुव ने उसे थाम लिया। इसके बाद ध्रुव ने जीवी को इशारा किया और भीमा को अपनी गोद में उठाकर आकाश प्रांगण की ओर चल पड़ा। इस पूरी गहमा गहमी में महिषी शांत खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी नजरें ध्रुव से एक पल के लिए भी नहीं हटी थीं। उसके मन में ध्रुव को लेकर हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वह अपनी पहली मुलाकात से लेकर अब तक के ध्रुव के हर रूप को याद कर रही थी। महिषी, जिसे दुनिया एक महान प्रतिभा मानती थी, उसे पहली बार महसूस हुआ कि ध्रुव के सामने उसकी अपनी चमक कितनी फीकी है। ये महिषी के जीवन का पहला अवसर था जब वो किसी पुरुष के व्यक्तित्व और उसकी गहराई को जानने के लिए इतनी व्याकुल थी। आकाश प्रांगण की यात्रा और युद्ध की तैयारी। जैसे ही वे आकाश प्रांगण की ओर बढ़े, वातावरण में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा। ध्रुव जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। उसके भीतर वो पुरानी रूह यूंचे जाग रही थी जो कभी देवताओं के विरुद्ध खड़ी हुई थी। अचानक रास्ते में एक विशाल चट्टान के पीछे से कुछ गुप्त हमलावर निकले जो संभवतः भावरेश कबीले के पालतू गुंडे थे। वे ध्रुव का रास्ता रोकना चाहते थे। ध्रुव ने भीमा को जीवी को सौंपा और आगे बढ़ा। उसकी पीठ पर बंधा वो विशाल और भारी हथियार अब चमकने लगा था। उसने जैसे ही उसे अपने हाथ में लिया, वो एक अति विशाल और भारी तलवार में परिवर्तित हो गया। ये कोई साधारण तलवार नहीं थी। इसका भार हजारों मन था और इसकी चौड़ाई एक मनुष्य के धार जितनी थी। तुम लोग अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दे रहे हो। ध्रुव की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। जैसे ही पहले हमलावर ने अपनी कुल्हाड़ी से वार किया, ध्रुव ने अपनी उस भारी तलवार को हवा में लहराया। तलवार की धमक से ही आसपास की जमीन फट गई। जब तलवार हमलावरों के हथियारों से टकराई तो वे खिलौनों की तरह टूटकर बिखर गए। ध्रुव का हर वार इतना शक्तिशाली था कि हवा में चीखें गूंजने लगी। उसने तलवार को गोल घुमाया और एक ही प्रहार में 4 हमलावरों को दूर फेंक दिया। उनकी हड्डियां टूटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं।
ये लड़ाई जो चंद सेकंडों में खत्म हो सकती थी, ध्रुव के क्रोध ने उसे और भयानक बना दिया था। उसने तलवार के चपटे हिस्से से हमलावरों को जमीन में गाड़ दिया। पूरा रास्ता खून से सन गया था, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लड़ाई खत्म करने के बाद उसने अपनी विशाल तलवार को वापस अपनी पीठ पर रखा और भीमा को दोबारा गोद में ले लिया। जियुई उसे फटी आंखों से देख रहा था। उसने आज तक किसी को इतनी भारी तलवार इतने सहज ढंग से चलाते नहीं देखा था। चलो, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। वे धीरे धीरे उस रहस्यमयी आकाश प्रांगण की मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए, जहां राजेश्वर उनका इंतजार कर रहे थे। क्या हाल चाल है? बांस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी के भीतर महिषी मेज के पीछे बड़े ही शांत भाव से बैठी थी। उसने अपने सामने बैठी बिंगलिन की ओर देखते हुए ये सवाल किया। पिछली भिड़ंत खत्म होने के बाद बिंगलिन तुरंत सबके सामने नहीं आया था। वो किसी जरूरी काम से कहीं चला गया था और पूरे 2 दिन बाद वापस लौटा था। बिंगलिन ने चाय का प्याला मेज पर टिकाते हुए कहा, अब सब कुछ पक्का हो चुका है, बस थोड़े से सब्र की जरूरत है। बहुत जल्द वे अपनी चाल चलेंगे और अपनी पहचान जाहिर कर देंगे। जैसे ही वे जाल में फंसेंगे, हम उन्हें एक ही बार में दबोच लेंगे। उसने अपनी बात का रुख बदलते हुए आगे कहा, वैसे दीदी, क्या आपने कुछ सोचा? मैंने सुना है कि आजकल हर भवन के स्वामी ध्रुव को अपने साथ जोड़ने की होड़ में लगे हैं। अगर आपने थोड़ी भी देरी की तो कोई और उसे उड़ा ले जाएगा। महिषी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने बड़े ही सहज अंदाज में जवाब दिया, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर किस्मत ने हमें साथ जोड़ना चाहा तो वो खुद ब खुद मेरे पास खिंचा चला आएगा। महिषी का ये बेफिक्र जवाब सुनकर बिंगलिन ने हार मानकर अपना सिर हिला दिया। फिर उसने पास ही खड़ी वंशी को चुपके से इशारा किया। वंशी पहले तो थोड़ी उलझन में दिखी, लेकिन जल्द ही वो बिंगलिन का इशारा समझ गई। बिंगलिन चाहता था कि वंशी अपनी गुरु महिषी को बताए बिना ही ध्रुव से संपर्क साधे और उसे अपने साथ जोड़ ले। वंशी अपनी गुरु की गिरती हुई हालत और भवन की स्थिति से वाकिफ थी। उसे यकीन था कि ध्रुव जैसा तेजस्वी योद्धा अपनी अद्भुत शक्तियों से उसकी गुरु की मदद जरूर कर पाएगा। उसने धीरे से हामी भर दी। आकाश की ऊंचाइयों को छूती हुई आकाश चोटी पर आकाश प्रांगण स्थित था। ये जगह दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर तरफ एक रहस्यमयी धुंध और कोहरे की चादर लिपटी रहती थी। सूरज की किरणें जब इस कोहरे से टकरातीं तो 7 रंगों का अद्भुत इंद्रधनुष बनता था, जो देखने वाले की आंखों को चकाचौंध कर देता था। एक घने और हरे भरे वन के बीचों बीच पहाड़ के किनारे लकड़ियों से बना एक साधारण सा घर दिखाई दे रहा था। वहां 2 युवक खड़े होकर गंभीर चर्चा कर रहे थे। भाई ध्रुव, क्या आपने तय किया कि आप किसके साथ जुड़ना चाहेंगे? आपको अंदाजा नहीं है, पंकी दीदी जब भी यहां से गुजरती हैं बस आपके ही बारे में पूछती रहती हैं। तियान जियुई ने मुस्कुराते हुए कहा। जियुई इस पूरी जगह का राजकुमार जैसा था, लेकिन इन दिनों उसकी हालत किसी नौकर जैसी हो गई थी। हर बड़ा अधिकारी और गुरु उसे रोककर ध्रुव के बारे में सवाल करता था। कुछ लोग तो उसे महंगे तोहफे भी देते थे ताकि वो ध्रुव के सामने उनकी तारीफ कर दे। वो इन सब बातों से बुरी तरह थक चुका था। ध्रुव बड़े ही सुकून से वहां के नज़ारे को निहार रहा था। उसने अपनी गोद में लाली के नरम बालों को सहलाते हुए हंसकर पूछा, तुमने वाकई बहुत भाग दौड़ की है। क्या उनमें से कोई चांदनी भवन से भी आया था? चांदनी भवन? जियुई थोड़ा हैरान हुआ। नहीं, वहां से तो कोई नहीं आया। क्यों, क्या आपको उस जगह में कोई दिलचस्पी है? ध्रुव ने इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने आगे पूछा, क्या तुम मुझे चांदनी भवन की मालकिन के बारे में कुछ बता सकते हो? मैंने सुना है कि वे यहाँ की बहुत बड़ी हस्ती हैं, ऐसा क्यों है? जियुई ने अपनी यादों पर थोड़ा जोर दिया और बोला, मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना सुना है कि कुछ साल पहले वे एक महान गुरु हुआ करती थीं। वे इतनी सुंदर थीं कि उन्हें उत्तर के पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी सुंदरी कहा जाता था। फिर सुना कि उनका और हमारे मुख्य गुरु के बीच कोई बड़ा झगड़ा हुआ, जिसमें उनकी सारी शक्तियां छीन ली गईं और वे अपंग हो गईं। अगर राजेश्वर बाबा उन्हें यहां पनाह न देते तो वे अब तक जीवित भी न रहती। ध्रुव को जियुई की बातों से कोई नई जानकारी नहीं मिली। उसे लग रहा था कि महिषी के अतीत का राज उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा है। उसे खुद ही इस गुत्थी को सुलझाना होगा। ध्रुव ने बात पलटते हुए पूछा, क्या तुम वो सारा सामान ले आए जिसकी मैंने मांग की थी? दरअसल 2 दिन पहले यहां पहुंचने पर ध्रुव ने भीमा के इलाज के लिए कुछ दुर्लभ और जादुई पौधों की सूची जियुई को सौंपी थी। जियुई ने चुपचाप एक जादुई अंगूठी ध्रुव को थमा दी और कहा, सब कुछ इसी के अंदर है। ध्रुव ने उस अंगूठी से सारा सामान निकाला और एक एक करके पौधों की जांच की। सामान सही पाकर उसने पूछा, इन सब का कितना मूल्य हुआ? जियुई ने तुरंत मना कर दिया। भाई ध्रुव, क्या आप मुझे पराया समझते हैं? आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है।
भीमा के साथ जो कुछ हुआ उसमें कहीं न कहीं मेरी भी कमी थी, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर हिला दिया। वो अंदर जाने ही वाला था कि ज्यूई को कुछ याद आया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आपसे मिलने 2 लोग आए हैं। एक तो माधुरी है और दूसरा पाटिल। माधुरी को तो शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन ये पाटिल बड़ा अजीब है। वो छाती ठोक कर कह रहा है कि वो आपका सगा भाई है। उसकी हरकतों को देखकर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जियोई ने चेहरे पर एक अजीब सा भाव लाते हुए कहा। ध्रुव के कदम अचानक रुक गए। पाटिल का नाम सुनते ही उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसे यकीन नहीं था कि वो लड़का अब तक जिंदा है। उसने मन ही मन सोचा कि शायद पाटिल की किस्मत ही उसे यहां तक खींच लाई है। ठीक है, उन्हें यहां भेज दो, ध्रुव ने कहा और कमरे के भीतर दाखिल हो गया। भीतर के कमरे में भीमा बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि लगता था मानो वो बस अब जाने ही वाली है। पास ही खड़ा त्वरित, जो खुद अपनी चोटों से जूझ रहा था, अपनी बहन को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। भीमा, मेरी प्यारी बहन, हिम्मत मत हारना, हमें छोड़कर मत जाना, त्वरित सुबकते हुए कह रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई। ध्रुव हाथ में जड़ी बूटियों की शीशियां और पानी से भरे 2 बड़े पात्र लेकर अंदर आया। त्वरित, तुम्हें अब बाहर जाकर आराम करना चाहिए। भीमा की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं इसका इलाज शुरू करने जा रहा हूं। ध्रुव की आवाज में एक ऐसी शक्ति और भरोसा था जिसे त्वरित चाहकर भी मना नहीं कर पाया। ध्रुव ने भीमा के करीब जाकर अपनी आंखें बंद की। उसके मन में अपनी पिछली जिंदगी की यादें बिजली की तरह कौंधी। उसे याद आया कि कैसे वो यूंचे के रूप में अपनी पिछली लाइफ में देवताओं से टकराया था। उसके भीतर का वो रहस्यमयी अस्तित्व, जो किसी प्राचीन भगवान की शक्ति जैसा था, अब जाग रहा था। ध्रुव ने अपने हाथ हवा में लहराए। अचानक उसके हाथ में एक छोटी सी रोशनी प्रकट हुई, जो देखते ही देखते एक भारी और विशाल तलवार में बदल गई। ये तलवार इतनी बड़ी थी कि पूरे कमरे की ऊर्जा कांपने लगी। ध्रुव ने उस तलवार को धीरे से जमीन पर टिकाया और भीमा के माथे पर हाथ रखा। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक पुनर्जन्म था। उसके भीतर की दिव्य शक्ति अब भीमा के शरीर के जहरीले रक्त को बाहर निकालने के लिए तैयार थी। ध्रुव का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो मौत को भी मात देने की ताकत रखती थी। इलाज की यह प्रक्रिया लंबी और दर्दनाक होने वाली थी, लेकिन ध्रुव पीछे हटने वालों में से नहीं था। त्वरित ने गहरी कांपती हुई सांस ली। उसकी आंखों में चिंता और आशा का मिश्रण था। उसने बिस्तर पर लेटी अपनी बहन भीमा की ओर एक आखिरी नजर डाली, जिसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। फिर उसने ध्रुव की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे, केवल आंखों ही आंखों में कृतज्ञता और भरोसा जताते हुए धीरे से सिर हिलाया। इसके बाद वो भारी कदमों से, लेकिन एक दृढ़ निश्चय के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। अब वहां केवल ध्रुव और बेहोश भीमा थे। ध्रुव बिस्तर के पास गया और उसने वहां रखी लकड़ी की बाल्टियों और चांदी की सुइयों के सेट को जमीन पर व्यवस्थित किया। इस प्राचीन दुनिया में जहां आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का नामो निशान नहीं था, वहां ड्रिप, सिरिंज या प्लास्टिक की नलियां मौजूद नहीं थीं। लेकिन ध्रुव के लिए ये कोई बाधा नहीं थी। उसके पास उसकी पिछली जिंदगी का वो ज्ञान था जिसने उसे एक समय यूंचे की उपाधि दिलाई थी। यूंचू के रूप में अपनी पिछली जिंदगी में उसने मौत को भी कई बार मात दी थी। ये चुनौती तो उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने पास के जंगल से खोखले बांस के तने और विशेष लताओं को इकट्ठा किया था, जिन्हें उसने अपनी साधना शक्ति से साफ और लचीला बना लिया था। ये लताएं अब नसों में दवा पहुंचाने वाली नलियों का काम करने वाली थी। भीमा के शरीर के अंदर उस शक्तिशाली दानव जानवर का खून दौड़ रहा था जो उसकी जान ले रहा था। ध्रुव को उस अशुद्ध और हिंसक रक्त को उसके असली खून से अलग करना था। ये काम उतना ही मुश्किल था जितना दूध में से पानी को अलग करना। इसके लिए उसे खुद अपने हाथों से खून को छानना था। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस प्रक्रिया के दौरान भीमा के शरीर में खून की उचित मात्रा और रक्तचाप बना रहे, वरना खून की कमी से ही उसकी मौत हो सकती थी। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उनमें एक अजीब सी चमक थी। ये एक शिकारी की नहीं, बल्कि एक रक्षक की नज़र थी। उसने बहुत सावधानी से बांस की एक पतली नुकीली नली को भीमा की कलाई की मुख्य धमनी से जोड़ा। नली का दूसरा सिरा नीचे रखी बाल्टी में था। इसके बाद उसने बिजली की गति से अपने हाथ हिलाए। सुई सुई सुई, हवा में चांदी की चमक कौंधी और अगले ही पल भीमा के शरीर के प्रमुख ऊर्जा द्वारों, मेरिडियन पॉइंट्स पर चांदी की सुइयां धंस चुकी थीं। ये एक प्राचीन तकनीक थी जिससे मरीज को गहरी नींद में रखा जाता था ताकि दर्द से वो बीच में न जाग जाए। अब असली खेल शुरू होता है, ध्रुव ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपनी हथेलियों को भीमा के शरीर के ऊपर रखा। उसकी हथेलियों से एक हल्की नीली आभा निकलने लगी। ये उसकी अपनी आत्मिक ऊर्जा थी। उसने अपनी चेतना को उस प्राचीन रहस्यमय अस्तित्व, जिसे वो अपनी रूह का हिस्सा मानता था, से जोड़ा, जो उसके दिमाग के किसी कोने में सोया रहता था। हे प्राचीन आत्मा, रक्त के विश्लेषण में मेरी मदद करो। मुझे अशुद्ध दानव रक्त के हर एक कण का पता चाहिए, ध्रुव ने अपने मन में आदेश दिया।
ध्रुव के दिमाग में एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो किसी मशीन की तरह नहीं बल्कि सदियों पुरानी किसी देवता की वाणी जैसी थी। स्वीकृत। रक्त विश्लेषण प्रारंभ। दानव रक्त की सांद्रता का पता लगाया जा रहा है। ध्रुव ने गहरी सांस ली और भीमा के खून से मिले उस गहन पशु मूल के रक्त को अलग करना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया बेहद थका देने वाली थी। उसे अपनी ऊर्जा का उपयोग करके खून के एक एक कतरे को स्कैन करना था। उसमें छिपी दानव की हिंसक ऊर्जा को खींचकर बाहर निकालना था और शुद्ध खून को वापस उसके शरीर में भेजना था। जल्द ही पूरा कमरा जानवरों के खून की तीखी लोहे जैसी गंध से भर गया। बाल्टी में गिरने वाला खून का रंग गहरा काला था, जिसमें से अजीब सी भाप निकल रही थी। ये उस दानव का जहर था। समय रेंगता हुआ बीत रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे। ध्रुव का माथा पसीने से लथपथ हो चुका था। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। अपनी पिछली जिंदगी में वो अपनी आकाश पिशमोती की मदद से ये काम चुटकियों में कर सकता था, लेकिन इस नए शरीर में उसकी ताकत अभी सीमित थी। उसे अपनी ब्रह्मांडीय आंखों को बहुत देर तक खुला रखना पड़ा था, जिससे उसकी मानसिक ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। बस अब थोड़ा रुकना होगा, ध्रुव ने हाँफते हुए सोचा। उसने अपनी साधना रोकी और भीमा की स्थिति की जांच की। उस प्राचीन रहस्यमय अस्तित्व ने उसके दिमाग में पुष्टि की। प्रक्रिया 50% पूर्ण। मरीज के प्राण खतरे से बाहर हैं, लेकिन पूर्ण शुद्धिकरण आवश्यक है। भीमा के चेहरे पर अब थोड़ी लाली लौटने लगी थी, जो इस बात का सबूत था कि आधे से ज्यादा प्रक्रिया सफल रही है। लेकिन उस जानवर के खून के आखिरी कतरे को निकालने के लिए उसे एक और सत्र की जरूरत होगी। ध्रुव ने अपने माथे से पसीना पोंछा और सावधानी से भीमा की धमनी से बांस की नली निकाल ली। उसने घाव पर एक विशेष जड़ी बूटी का लेप लगाया, जिससे खून बहना तुरंत बंद हो गया। फिर उसने उस भारी बाल्टी को उठाया, जो अब काले विषैले खून से भरी हुई थी। जैसे ही ध्रुव ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि त्वरित किसी पिंजरे में बंद शेर की तरह बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। जैसे ही त्वरित ने ध्रुव को बाहर आते देखा, वो लगभग दौड़ता हुआ उसके पास आया। भाई ध्रुव, कैसी है वो? क्या सब ठीक है? उसकी आवाज कांप रही थी। ध्रुव ने अपनी थकान को छिपाते हुए एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। चिंता मत करो, आधा काम हो गया है। मुझे दोबारा प्रक्रिया शुरू करने से पहले थोड़ा आराम करना होगा, ताकि मेरी ऊर्जा वापस आ सके। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो कल तक वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही त्वरित के घुटनों में जैसे जान ही नहीं रही। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके दिल पर पड़ा हुआ मनोभारी बोझ आखिरकार हल्का हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ध्रुव के सामने सिर झुकाया, इतना नीचे कि उसका माथा लगभग जमीन को छू गया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई ध्रुव। आपका यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगा। ध्रुव ने आगे बढ़कर उसे उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे बस करो, अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। अंदर जाओ और उसके पास बैठो, लेकिन याद रखना, उसके शरीर पर लगी किसी भी चांदी की सुई को मत छूना। वे उसकी ऊर्जा को स्थिर रखे हुए हैं। त्वरित ने जोर से सिर हिलाया और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह तुरंत कमरे में भाग गया। ध्रुव ने राहत की सांस ली। फिर उसने अपने हाथ में खून से भरी बाल्टी को देखा। इस गंदगी को कहाँ फेंकूं, उसने सोचा। वो आंगन की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर आंगन के बाहर खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो बायून था। बायून वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे वो किसी तमाशे का इंतजार कर रहा हो। ध्रुव ने हैरानी से अपनी भौएं उठाईं। उसने हाथ की सफाई दिखाते हुए खून से भरी बाल्टी को अपनी आकाशीय अंगूठी यानी स्टोरेज रिंग में गायब कर दिया और अपनी पुरानी बेपरवाह चाल के साथ आंगन से बाहर निकला। भाई बायून, आप यहां कैसे? क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। ध्रुव को देखकर बायून की आंखें चमक उठीं। उसने जोर से ठहाका लगाया। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस इस साल के हमारे सर्वश्रेष्ठ नव भर्ती छात्र हमारे नंबर 1 को बधाई देने आया हूं। नंबर 1? मैं कब से नंबर 1 बन गया? मैंने तो अभी तक कोई परीक्षा भी पास नहीं की है। तुम्हें नहीं पता? बायून ने ध्रुव को ऐसे देखा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का प्राणी हो। लगता है तुम सचमुच एक गुफा में रह रहे थे। पिछली घटना के बाद प्रधानाचार्य राजेश्वर ने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया है। उन्होंने सबको तुम्हारे कारनामों के बारे में बता दिया। तुम्हारी वजह से ही हमारा दिव्यनगर उस आपदा से बच पाया। इस समय तुम दिव्यनगर में किसी भगवान या सुपरस्टार से कम नहीं हो। धात तेरी की। ध्रुव का चेहरा सख्त हो गया। मन ही मन उसने उस बूढ़े प्रधानाचार्य को 100 गालियां दी। उस बूढ़े लोमड़ी राजेश्वर ने मुझे फंसा दिया। उसने मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। ध्रुव को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। तब भी बड़े बड़े संप्रदायों के नेताओं ने उसे अपनी शान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और उन सब का अंजाम बहुत बुरा हुआ था। प्रधानाचार्य राजेश्वर, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरा नाम इस तरह उछालोगे तो मैं उस विशाल अजगर को रोकने के बजाय उसे तुम्हारी अकादमी को मलबे में बदलने देता। बायून को ध्रुव से निकलने वाली एक ठंडी कातिलाना आभा महसूस हुई।
वो थोड़ा सहम गया। उसे समझ आ गया कि ध्रुव को प्रसिद्धि का भूखा होने का शौक नहीं है। क्या तुम्हें सच में इसके बारे में पता नहीं है? बायून ने सतर्कता से पूछा। तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे पता होता तो मैं अब तक उस बूढ़े की दाढ़ी नोच चुका होता। बायून ने माहौल को हल्का करने के लिए अपनी नाक खुजलाई और एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। शांत हो जाओ भाई, लगता है अकादमी का कोई गुप्त मकसद है। वे शायद अन्य अकादमियों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कैसा हीरा है। लेकिन आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि प्रधानाचार्य राजेश्वर का कोई बुरा इरादा नहीं है। उसकी मंशा चाहे जो भी हो, अंत में सिर तो मेरा ही ओखली में दिया गया है ना। ध्रुव ने गुस्से में पैर पटका। क्या वो मुझे इसी तरह चुका रहा है? प्रसिद्धि हमेशा अपने साथ मुसीबत लेकर आती है। अब हर कोई मुझे चुनौती देने आएगा। इस बार ध्रुव सचमुच गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुराना ईविल गॉड वाला क्रूर भाव कौंध गया, जिसे देखकर बायून की रूह कांप गई। बायून न समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे, इसलिए उसने समझदारी दिखाते हुए विषय बदल लिया। खैर छोड़ो इसे। मैंने सुना है कि कई भवनों के हॉल मास्टर आपको अपनी तरफ भर्ती करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। क्या आपने अभी तक फैसला कर लिया है कि आप किस भवन में शामिल होंगे? ध्रुव ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। उसने अपनी मुट्ठियां खोली और जवाब दिया, अभी नहीं। तीसरे परीक्षण के समाप्त होने से पहले मैं किसी को नहीं चुनूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन क्या पेशकश करता है। व्यान ने धीरे से सिर हिलाया। वो कुछ बोलने में हिचकिचा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक थी जो उसके जैसे बेपरवाह इंसान के लिए असामान्य थी। भाई व्यान, क्या बात है? आपके पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही है क्या? जो बोलना है साफ बोलो, ध्रुव ने उसकी परेशानी भांपते हुए कहा। हाँ, एक बात है, व्यान ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। मुझे उम्मीद है कि आप चंद्र भवन में शामिल हो सकते हैं। ध्रुव की भौहें थोड़ी सी उठी। क्यों? क्या वहां की शराब अच्छी है? बोलते समय व्यान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जैसे कोई किशोर अपनी पहली मोहब्बत के बारे में बात कर रहा हो। ये मेरी एक निजी और स्वार्थपरक वजह है। कृपया इसके लिए मुझे डांटे नहीं। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बाहें छाती पर बांध ली और आगे की व्याख्या की प्रतीक्षा करने लगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं वंशी के बारे में अच्छी राय रखता हूं, है ना? ये सब उसी की वजह से है, व्यान ने धड़धड़ाते हुए कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि वो अपनी किस्मत बदल सके। मुझे पता है ये कहना अजीब लग सकता है, लेकिन मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि उसकी मदद कर सकूं। मेरी साधना की सीमाएं हैं। व्यान ये एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में गंभीरता आ गई। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। मैंने तुम्हारी ताकत देखी है। मुझे लगता है कि ये उत्तरी महाद्वीप तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। भाई ध्रुव, तुम एक तालाब में फंसी वेल मछली की तरह हो। आने वाले समय में तुम जरूर विशाल मध्य महाद्वीप जाओगे। उस समय तुम अकेले होगे जो उसकी मदद कर पाओगे। ध्रुव की आंखों में एक चमक आ गई। मध्य महाद्वीप का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। जरा रुकिए भाई व्यान, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि ये सीनियर वंशी मध्य महाद्वीप से हैं और वो यहाँ इस पिछड़े हुए उत्तरी महाद्वीप में क्या कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विरांत की तरह उस प्रसिद्ध दिव्य तलवार शिखर की वजह से आई हैं? ध्रुव का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर वंशी मध्य महाद्वीप से थी तो इसका मतलब था कि उसकी पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी, और अगर वो मुसीबत में थी तो वो मुसीबत भी साधारण नहीं होगी। तभी व्यान को एहसास हुआ कि वो अपनी भावनाओं में कितना बह गया था और उसने वंशी के बारे में मुख्य बात बताना तो छोड़ ही दिया था। उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो मध्य महाद्वीप के शक्तिशाली और प्राचीन वंशी कबीले से आती है। लेकिन वान की आवाज़ धीमी हो गई। लेकिन उसके यहाँ आने का कारण दिव्य तलवार शिखर या कोई खजाना नहीं है। वो किसी चीज़ की तलाश में नहीं आई है, बल्कि वो भाग कर आई है। वो अपने परिवार की उस अनुचित और क्रूर व्यवस्था से अपनी जान बचाकर भागी है, जो उसे एक वस्तु की तरह बेचना चाहते थे। ध्रुव ने यह सुना तो उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। परिवार से भागना, अपनी किस्मत से लड़ना, ये कहानी तो मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। उसने अपनी हथेली को देखा, जहां अदृश्य रूप में उसकी वो भारी और विशाल तलवार उसका इंतजार कर रही थी। वही तलवार जिसने उसे पिछले जन्म में दुनिया से लड़ने की ताकत दी थी। तो ये बात है, ध्रुव ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी गहराई थी। ठीक है भाई व्यान, तुम्हारी कहानी में दम है, लेकिन चंद्र भवन में शामिल होने का फैसला मैं बाद में करूंगा। अभी के लिए मुझे उस बूढ़े राजेश्वर से निपटना है। व्यान ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि अगर ध्रुव ने ना नहीं कहा, इसका मतलब है कि उम्मीद बाकी है। समझौता, कहीं ये वही घिसी पिटी कहानी तो नहीं, एक जबरदस्ती की शादी? ध्रुव के होठों पर एक तिरछी व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने सदियों पुराना कोई तमाशा दोबारा देख लिया हो। अपनी पिछली जिंदगी में जब वो ब्रह्मांड का ईविल गॉड था, उसने न जाने कितने ही साम्राज्यों और पवित्र भुवनों में ऐसी कहानियां देखी थीं। ताकतवर परिवार, गरीब लड़कियां और बीच में फंसी हुई इज्जत, ये सब उसके लिए नया नहीं था। व्यान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम्हें कैसे पता चला? वो हकलाया,
हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। वो अपनी शादी की व्यवस्था से ही भाग रही है। महल के स्वामी सौम्य यानी हन मू युए की वजह से ही वो अब तक यहाँ सुरक्षित रह पाई है। लेकिन मुझे डर है कि ये सुरक्षा ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जल्द ही उसका परिवार उसे वापस घसीटने के लिए अपने शिकारी कुत्तों को भेजेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि उस समय महल के स्वामी भी उसे और अधिक समय तक नहीं छिपा पाएंगे। ध्रुव ने धीरे से सिर हिलाया। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। जबरदस्ती की शादी कमजोरों की दुनिया में हमेशा यही होता है। हालांकि उसे वंशी के प्रति थोड़ी सहानुभूति थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इसमें क्या कर सकता है। हाँ, उसे अपनी ताकत पर भरोसा था। पिछली जिंदगी में उसने अपने भारी तलवार के एक वार से पूरे के पूरे तारे नष्ट कर दिए थे। लेकिन इस जीवन में अभी वो उस स्तर से बहुत दूर था। उसका मानना था कि एक बार जब वो सम्राट गहन क्षेत्र में कदम रख देगा तो इस छोटी सी दुनिया में कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन वो मंजिल अभी कोसों दूर थी। क्या आप मुझे इस मध्य महाद्वीप के बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? ध्रुव ने अपनी बाहें छाती पर बांधते हुए पूछा। उसकी